गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। अब आवाज़ सही आ रही है? हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। अब आप सबको आवाज़ सही आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग गौरव, गुड मॉर्निंग। आवाज़ सही आ रही है ना? आवाज़ सही आ रही है ना? करके करिए। कुछ समझ नहीं आ रहा इनको भी। हाँ, आ रही है आवाज़ सही। ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा है ऐसा कह रहे हैं ये लोग। अब ठीक आ रही है आवाज़? ठीक है ना? आप एक बार चेक करो लगा कर कान पर। ओके, चलो आवाज़ सही आ रही है मतलब अब। इंक्रीज वॉल्यूम, अभी तो लोग कह रहे थे डिक्रीज वॉल्यूम, अब कह रहे हैं इंक्रीज वॉल्यूम। एक बार में बता दिया करो क्या करना है भाई। पहले कहते हो घटाओ, फिर कहते हो बढ़ाओ। बढ़ा दिए, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं बढ़िया हूँ, आप सब भी बढ़िया होंगे मेरे हिसाब से। कल ही तो मैंने बात करी आप सबसे, आप सब बढ़िया है ना? मैम बताओ प्लीज, क्या बताओ संजय जी, आपका क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम कम है ना? अभी बढ़ गई वॉल्यूम, अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। हमारे सिस्टम में इतना ही है। अब आप अपने फ़ोन का वॉल्यूम तेज़ करें। मतलब हर किसी का अलग अलग रहता है। कोई कहता है वॉल्यूम कम करके पढ़ाओ, कोई कह रहा है बढ़ा के, कोई कह रहा है ब्राइटनेस कम करो, फिर ब्राइटनेस कम करवा दूंगी तो कह रहेंगे बढ़ा के पढ़ाओ। चलो कोई बात नहीं। कल लास्ट क्लास हम लोग ने ओके चलो कोई बात नहीं। ओके चलो अब ध्यान से सुनो। गर्मी तो खैर यहाँ पर भी बहुत है। राकेश जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आज ऐसा करती हूँ मैं आपको पहले तो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? हाँ जी राकेश जी, बिल्कुल मैंने आपके क्वेश्चन सुन लिया। ओके तो आज मैं क्या कर रही हूँ, एक पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इकोनॉमिक्स का। डेमो क्लास जब मैंने डाली थी, अक्सर ये होता है कि मैं आपको पहले इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हुआ ये कि इस बार मैंने डायरेक्टली आपको बजट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि मैम आपने माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस नहीं बताया, मैम आपने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया। तो चलो क्यों ना आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, और फिर उसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई बात नहीं, परेशान पूजा जी, कोई बात नहीं। मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर लोग परेशान करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं सबको लेकर चलती हूँ। और आज की क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट यानी लास्ट क्लास वाले चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अंशुमन जी, आपका क्वेश्चन मैंने देख लिया है, इसका जवाब उसी वीडियो में पड़ा हुआ है। एक बार आप वो वीडियो दोहरा के देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके चलिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन से आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले तो दे दूं, इकोनॉमिक्स मतलब क्या है और माइक्रो और मैक्रो मतलब क्या है।
यानी अर्थशास्त्र मतलब होता क्या है और माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम एक बेसिक से एग्जाम्पल से क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बेसिक से एग्जाम्पल लेते हैं और सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। तो मान लीजिए हमें किसी ने 1000 रुपीज़ दिया है, मान लीजिए हमें किसी ने 1000 रुपये दिया है, हमें किसी ने 1000 रुपीज़ दिया है और हमसे कहा गया है कि हमारे महीने के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं या हमारे महीने के जितने भी नीड्स एंड वांट्स हैं उन्हें हमें सिर्फ ये 1000 रुपीज़ से पूरा करना है। हमें 1000 रुपये देते टाइम कहा गया है कि आपके पास एक बहुत लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा तो मुझे नहीं दिया गया है जिसे वेस्ट करके मैं ख़त्म कर सकूं। एक बहुत लिमिटेड पैसा मुझको दिया गया और मुझसे कहा गया है कि मेरी महीने की जितनी भी ज़रूरतें हैं, मेरी महीने की जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं, उन्हें हमें ये लिमिटेड पैसों से पूरा करना है। तो लिमिटेड होने के कारण यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करूँगी क्या, सबसे पहला काम करूँगी इन 1000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। यानी जिस एरिया में मुझे ज़्यादा खर्चा करना होगा वहाँ मैं ज़्यादा करूँगी, या जिस एरिया में मुझे कम करना है वहाँ पर मैं कम खर्चा करूँगी, ताकि इन 1000 रुपीज़ से मैं अपनी सारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, हमारे पास पैसे होने से लेकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से करना और इसे खर्चा करना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी जो भी पैसा हमको दिया गया है उन पैसों को अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके उन पैसों को खर्चा करना, ताकि उन पैसों से अपनी सारी ज़रूरतों को हम पूरा कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहेंगे। अब ये तो था इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आप सबके सामने। अब इकोनॉमिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करते हैं। भाई एक्चुअली इकोनॉमिक्स हमसे क्या कह रही है, तो इकोनॉमिक्स हमसे एक्चुअली कह रही है कि हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मीन्स होता है संसाधन। संसाधन यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे मैं अपनी किसी भी तरीके की जरूरत को पूरा कर रही हूं, वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मेरे को गर्मी लग रही है, मैंने यहाँ पर एसी ऑन करवा दिया, तो ये एसी मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, मैंने पानी पी लिया, तो इस केस में पानी हमारे लिए क्या हो गया, रिसोर्स यानी संसाधन। यानी कोई भी ऐसी चीज हमारी जिससे कोई भी जरूरत पूरी हो रही है वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स कहला रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स कह रही है हमारे इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी संसाधन है वो बहुत ज्यादा स्केर्स है। स्केर्स यानी होता है सीमित। भाई हमारे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं आप सब जानते हैं वो क्या है, सीमित है। लेकिन वहीं पर इकोनॉमिक्स कह रही है कि भाई हमारे इंडिया में जो लोग हैं और जो उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं वो क्या हैं, अनलिमिटेड। यानी नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, नीड्स एंड वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन वांट्स को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स कह रही है इन लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी तरीके से करो ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को हम फुलफिल कर सकें। यानी लिमिटेड रिसोर्स को इतनी अच्छी तरीके से बांटा जाए ताकि लोगों की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अब ये था इकोनॉमिक्स का एक्चुअल डेफिनेशन आप सबके सामने, और ये था इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा एग्जाम्पल। अब इन दोनों को अगर आप दोनों आपस में कंपेयर करो, आपस में रिलेट करके देखो कि क्या हो रहा है, तो रिलेशन में हम क्या पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इस एग्जाम्पल में मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया है, 1000 रुपए दिया गया। यहाँ पर देखिए मुझे मेरी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या दिया गया, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मेरे लिए क्या हो गए, संसाधन हो गए यानी रिसोर्स हो गए। अच्छा, अब इन संसाधनों को मैं बांट रही हूं ताकि मैं अपनी जरूरत पूरी कर सकूं।
तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक नहीं बल्कि राष्ट्र के नजरिए से पढ़ी जा रही है। तो राष्ट्र के नजरिए से कहा जा रहा है कि पूरे नेशन में जो भी लिमिटेड रिसोर्स है, पूरे राष्ट्र में जो भी लिमिटेड रिसोर्स है उसको बांटिए, ताकि सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे नेशन की ज़रूरतों को हम फुलफिल कर सके, ताकि पूरे नेशन की ज़रूरतों को हम सेटिस्फाई कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहेंगे। अब यहाँ अगर आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को ध्यान से सुना और समझा है तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। बेसिक सा प्रिंसिपल यानी एक ऐसा प्रिंसिपल जो अगर मौजूद ना हो तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। और उस बेसिक से प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। यानी हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स इसी बेसिक से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डिमांड एंड सप्लाई, यानी मांग और पूर्ति। क्योंकि अगर हमारे इकोनॉमिक्स में ये डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन मौजूद ना होगा तो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। ऐसा मैं आप सबसे क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें और समझे कि इकोनॉमिक्स ने समझाया क्या है। इकोनॉमिक्स में हमने समझाया है कि रिसोर्सेस को बांटा जाए ताकि लोगों की अनलिमिटेड वांट्स को हम क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। तो अगर आप सब यहाँ पर अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई लिमिटेड रिसोर्स को आखिरकार बांटने की वजह क्या है? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई लिमिटेड रिसोर्स को आखिरकार बांटा क्यों जा रहा है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, और वो सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे इंडिया में जो लोग हैं, हमारे इंडिया में जितने भी लोग हैं, वो उनकी कुछ क्या होती हैं? डिमांड्स, यानी कुछ क्या होती हैं? मांगे होती हैं। अच्छा, इस डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनको जरूरत किस चीज की पड़ती है? सप्लाई की। भाई अगर आप सबकी कुछ मांगे हैं तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? सप्लाई की। और अगर इस सप्लाई को क्रिएट करना है तो आपके पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्स मौजूद हैं, यानी सीमित संसाधन मौजूद हैं। और लिमिटेड रिसोर्स को बांटा ही इस वजह से जा रहा है ताकि लोगों की डिमांड को हम सप्लाई देकर क्या कर सके? पूरा कर सके, यानी फुलफिल कर सके। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी कुछ डिमांड्स ही नहीं है, उनकी कुछ मांगे ही नहीं है, तो क्या हमको सप्लाई की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और अगर हमको सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्या बेवजह हम अपने लिमिटेड रिसोर्स को बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। यानी इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। कहा जा रहा है इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए अगर उसमें मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई का फंक्शन मौजूद नहीं होता। ये है तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत है, और अगर ये नहीं है तो इकोनॉमिक्स में ना ही लिमिटेड रिसोर्स बटेंगे और ना ही इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी फायदा होगा। तो ये था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करी जाए कि भाई अब हम बात करें कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमिक्स को, या किसने हमें बताया कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही फेमस बुक से, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन ये एक बुक लिखी गई थी 1776 पे, और इस बुक को लिखा था एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था एडम स्मिथ। दैट्स वाई आज भी कभी भी आपको पूछा जाए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, यानी अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम किसको टाइटल देते हैं? एडम स्मिथ को टाइटल देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बुक लिख कर दी थी हमको, जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक कब लिखी गई थी? 1776 में लिखी गई थी। समझ में आ गया आप सबको? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए अर्थशास्त्र को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है।
पूरा जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स को ही ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो हिंदी में सूक्ष्म आर्थिक और मैक्रो को कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या होता है हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्या होता है हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप सारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मान लीजिए मेरा एक क्लास है और आप सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं। मान लीजिए हम अपनी बात कर रहे हैं, इस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर मैं आप सबको ये स्टेटमेंट देती हूँ कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट को मैं इंडिविजुअली उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से पूछ रही हूँ कि भाई आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं, भाई आप कितना कमा रहे हो, आप कितना खर्चा कर रहे हो, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपकी नाम क्या है, कहाँ पर रह रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मैं क्या कह रही हूँ, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली उसके बारे में स्टडी, इंडिविजुअली उसके बारे में जानकारी ले रही हूँ। तो ये हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। और वहीं पर अगर हम इस पूरे क्लास में सारे स्टूडेंट्स को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। यानी मैंने क्या कहा, इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक स्टूडेंट से मैं इंडिविजुअली उसके बारे में स्टडी ले रही हूँ, किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। अभी तक तो मैंने क्लास का नजरिया लिया, अब मान लीजिए मैं इस पूरे बिल्डिंग का नजरिया लेती हूँ। अगर ध्यान से देखिए तो इस पूरे बिल्डिंग में बहुत सारे क्लासेस इस टाइम चल रहे हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ इस पूरे बिल्डिंग के नजरिए से बिल्डिंग की एक इंडिविजुअल क्लास की स्टडी हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का या मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगी। और वहीं पर अगर इस पूरे बिल्डिंग में सारे क्लासेस को एज अ सम, एज अ होल लेकर बात कर रहे हैं, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यानी आपने नोटिस किया, जब मैंने क्लास का नजरिया लिया तो एक स्टूडेंट की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इस पूरे क्लास की स्टडी हमारे लिए क्या हो गई थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पर बिल्डिंग के नजरिए से क्लास की स्टडी माइक्रो है, लेकिन पूरे बिल्डिंग की स्टडी हमारे लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो अब यहां पर याद रखिएगा कि हमेशा मेन डेफिनेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, हम हमेशा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को नेशन यानी राष्ट्र के नजरिए से पढ़ते हैं। राष्ट्र के नजरिए से क्या है हमारे लिए माइक्रो, और राष्ट्र के नजरिए से क्या है हमारे लिए मैक्रो। तो याद रखिएगा, पूरे नेशन के लेवल पर अगर नेशन की कोई भी इंडिविजुअल यूनिट को लेकर बात करी जा रही है, इंडिविजुअल यूनिट यानी अगर हम पूरे राष्ट्र के नजरिए से राष्ट्र की कोई एक इंडिविजुअल यूनिट यानी प्रत्येक व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट लिखा है, इंडिविजुअल पर्सन नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि इस इंडिविजुअल यूनिट में कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो। एक व्यक्ति की तो बात हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के अलावा क्या क्या हो सकता है, एक व्यक्ति के अलावा एक कोचिंग सेंटर, एक बैंक, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। यानी पूरे नेशन के लेवल पर नेशन की एक इंडिविजुअल यूनिट, ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पर मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रही है, अगर पूरे नेशन के लेवल पर नेशन को होल यानी सम लेकर बात करी जा रही है, तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। यानी फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हमारी इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय पर डे।
हम पढ़ रहे हैं हमारे इंडिया में कौन सी स्थिति चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन, यानी महंगाई या मंदी को डिस्कस कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारे इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट टोटल इंपोर्ट कितना है। हम पढ़ रहे हैं इंडिया का बैंकिंग सिस्टम क्या कह रहा है। यानी अगर हर जगह देख रहे हैं तो हर जगह हमने नेशन को एज अ सम एज अ होल लेकर बात करी है। तो ये सारे टॉपिक, नेशनल इनकम हो गया, बजट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक हमारे लिए किसका हिस्सा बनेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेंगे। और वहीं पर नेशन को अगर हम इंडिविजुअल यूनिट लेकर बात करी जाए तो फिर ये हमारे लिए किसका हिस्सा बनेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में हमेशा याद रखिएगा, इन सब्जेक्ट्स के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट होते हैं। मेजर डिटर्मिनेंट मीन्स होता है अहम हिस्सा। अहम हिस्सा माने कि हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक माइक्रो में पढ़ेंगे वो इसके अहम हिस्से से संबंधित होते हैं, और वहीं पर हम ज्यादातर जितने भी टॉपिक मैक्रो में पढ़ेंगे वो इसके अहम हिस्से से संबंधित होते हैं। कभी भी पूछा जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट होता है प्राइस, यानी कीमत। यानी इसका मतलब ये है कि आप ज्यादातर टॉपिक जितने भी माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे वो ज्यादातर टॉपिक रिलेट करेंगे प्राइसेस से, यानी कीमतों से। और वहीं पर अगर आप ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स मैक्रो में पढ़ेंगे वो डील करेंगे या वो रिलेट करते हैं इनकम से, यानी आय से। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट होता है इनकम यानी आय, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर डिटर्मिनेंट होता है प्राइस यानी कीमत। यानी इसका मतलब ये है कि आप ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स इन सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे वो इनके मेजर डिटर्मिनेंट यानी अहम हिस्से से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, माइक्रो और मैक्रो के बीच में। अच्छा, अभी आपने यहां पर देखा कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, साथ साथ मैंने ये भी बताया हमारे इकोनॉमिक्स के काम करने का बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है, और उस बेसिक से प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। क्या कह रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कह रहे हैं। इसी तरीके से माइक्रो और मैक्रो के भी काम करने का बेसिक प्रिंसिपल होता है तो ये भी इकोनॉमिक्स, अगर ध्यान से देखो ये भी इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो, तो है तो ये भी इकोनॉमिक्स। तो यहां पर याद रखना इनका भी बेसिक प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई ही है। इनका भी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ही है। लेकिन फर्क क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो इनका बेसिक प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल यानी सम। टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई है, तो किस में पढ़ा जाएगा, मैक्रो में। इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल सप्लाई है, तो किस में पढ़ा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा। तो आई होप सो आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ और छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको यहीं पर बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दूं। अभी हमने फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स कौन है हमारे लिए, एडम स्मिथ है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। अब कभी भी आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई, ये तो आप सबने जान लिया। पूछा जा रहा है माइक्रो और मैक्रो की शुरुआत कहां से हुई, यानी किसने अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो में बांटा था, या किसने इकोनॉमिक्स को सबसे पहली बार माइक्रो और मैक्रो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो याद रखिएगा हमारे इकोनॉमिक्स को सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया था 1933 पे।
1933 में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। इन्होंने सबसे पहली बार अर्थशास्त्र को माइक्रो और मैक्रो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। यानी कभी पूछा जाए किसने सबसे पहली बार ये टर्म इस्तेमाल किया, पूछा जाए किसने सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा, तो वो कौन थे? रैगनर फ्रिश। और किस ईयर में बांटा था? 1933 में बांटा था। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है या फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो याद रखिएगा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर रैगनर फ्रिश नहीं है। इन्होंने तो सिर्फ बांटा था, उसके बाद इन डिटेल माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया था एडम स्मिथ ने। और इसीलिए याद रखिएगा फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ है और फादर ऑफ माइक्रो भी कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन फादर ऑफ मैक्रो जब भी पूछा जाए तो फादर ऑफ मैक्रो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था J.M. कीन्स, यानी जॉन मेनार्ड कीन्स। यानी यहां से देखिए 4 क्वेश्चंस बन गए। फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स कौन है? तो एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो कौन है? तो एडम स्मिथ। फादर ऑफ मैक्रो कौन है? तो J.M. कीन्स। और सबसे पहली बार किसने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था? तो वो थे रैगनर फ्रिश। किस ईयर में? 1333 में। विकास जी, आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि प्राइस और इनकम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये क्वेश्चन है कोई? प्राइस यानी कीमत, इनकम यानी आय, इनके बीच का डिफरेंस मतलब प्राइस यानी भाई ये प्रोडक्ट जो है 20 रुपए का मिल रहा है तो ये इसका प्राइस है। मुझे आपको पढ़ाने से 1 लाख रुपए मिल रहा है तो ये मेरी क्या है? इनकम है। प्राइस और इनकम ये दोनों तो अलग अलग चीज है। प्राइस यानी कीमत, इनकम यानी आय। हाँ जी, विजय कह रहे हैं कि हिंदी के अच्छे वर्ड यूज किया करो प्लीज। एग्जाम अच्छे वर्ड यूज करता है, क्यों? यहाँ पर कौन से वर्ड में बुराई है विजय सर? विजय सर बताइए मुझे, यहाँ पर ऐसे कौन सा वर्ड है जिसमें आपको बुराई लग रही है? माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि और व्यष्टि के अलावा इसको व्यापक और सूक्ष्म भी कहते हैं। एंड व्यापक एंड सूक्ष्म भी हमारे लिए बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज्यादा प्यारे वर्ड्स हैं। हाँ जी, अजीत जी पूछे हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। गलत लिखा है आपने। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो याद रखिएगा इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी प्रैक्टिकल, यानी जो हमारी जिंदगी में हो रहा है। जब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी यानी ये है प्रैक्टिकल, यानी जो हमारी जिंदगी में हो रहा है, जिससे राष्ट्र जूझ रहा है, तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, जो इकोनॉमी कहलाता है। और इकोनॉमिक्स यानी ये हमारे लिए स्टडी होती है। स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स। एंड व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल। यानी अगर आप इकोनॉमिक्स में, ध्यान से देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैक्रो पढ़ें तो हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स में सिर्फ मैक्रो पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे। और अगर हम माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स है। जैसे कहीं आपको बोर्ड में लिखा मिल जाए हम इकोनॉमी पढ़ाते हैं, तो यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं बोर्ड में लिखा मिल जाए हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, यानी हम माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है? अजय जी, बिल्कुल हिंदी का ही प्रयोग करती हूं मैं, हर जगह मैं हिंदी बोलती हूँ। चाइनीज में बोल के तो मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, हिंदी बोलती भी हूँ और हिंदी लिखती भी हूँ।
अब इससे ज़्यादा हिंदी क्या समझना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हम समझते हैं, लेकिन हिंदी का यहाँ पर देखिए आपके नोट्स पे कितनी प्यारी हिंदी लिखी है, मैं कितनी अच्छी हिंदी बोल रही हूँ आपके सामने, मैं तो एक बार भी इंग्लिश में नहीं बोल के पढ़ाती। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है इकोनॉमिक्स का। आप सारे के सारे स्टूडेंट मैं जान रही हूँ ये एक बार नोट कर ले, फिर पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे ना आप सब, मेरे हिसाब से मैंने कहा था हमेशा लेकर बैठा करिए क्लास नोट्स। मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दिए हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। विकास जी आगे आगे मत भागिए, जीडीपी क्या होता है ये हम नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। और अगर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो फिर मैं कमेंट्स का जवाब देना बंद कर दूंगी। ओके चलिए लिखना स्टार्ट करिए, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो फिर हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब तो आप सबकी शिकायतें दूर ना कि भाई मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं बताया, माइक्रो मैक्रो क्या होती है नहीं बताया, तो एक बार इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास को या लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिए सबके सब। प्रवीण जी इकोनॉमी यानी जब हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो पढ़ते हैं तो वो इकोनॉमी है। ठीक है मैम, प्लीज टेल मी CRR डिपॉजिट मेड टू RBI इज आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट और आउट ऑफ कैश डिपॉजिट? इट इज आउट ऑफ टोटल डिपॉजिट अश्वनी जी। CRR यानी अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI को कैश के फॉर्म में देना पड़ता है। ठीक है, इंडिविजुअल प्राइस एंड होल इनकम, विकास जी ये बिल्कुल बेतुका क्वेश्चन है। प्राइस यानी कीमत, इनकम यानी आय और इंडिविजुअल यानी सिंगल, होल यानी सम। वालेकुम अस्सलाम रफीक जी। ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ मैं, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ। इको के फादर देखिए एक ही फादर है एडम स्मिथ, हम इंडियन और वर्ल्ड में कंपेयर या इसको अलग अलग नहीं करते। ठीक है, सचिन जी आप लेट ज्वाइन करे हैं, मैंने अभी तक बहुत डिटेल में पढ़ा दिया आप सबको। थैंक यू सोहित जी, यू आर बेस्ट। थैंक यू सो मच सोहित जी, थैंक यू। और मैंने आप सबके कमेंट्स भी देखे कल आप लोगों ने जो किए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे कमेंट्स किए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरा इतना प्यारा फीडबैक दिया। वाह, थैंक यू सुनील जी, मैम आप क्वीन ऑफ इकोनॉमिक्स हो, थैंक यू सो मच। रैगनर फिश ने सिर्फ अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा था, माइक्रो और मैक्रो, बस इसी इतना ही था। मनोज जी हाँ, जब लेट हो गए कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया है आज मैंने। आज मैं बड़े मूड से आई हूँ, क्या मैं आपके सारे उसका जवाब दूँ।
बस बेतुके क्वेश्चन मत पूछना। अगर बेतुके क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे कमेंट्स का जवाब देने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर सही क्वेश्चंस पूछते हो तो हाँ, मैं कमेंट्स का जवाब देना अच्छा समझती हूँ। श्रेया जी सॉरी ना, इतने कमेंट्स आ जाते हैं कि मैं ना बहुत देख नहीं पाती कि किसने किसने कैसा कमेंट किया। जो नजरों के सामने आ जाता है मैं उसको कमेंट बता देती हूँ। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रितेश जी। चलिए अब इतना हो गया ना। नहीं विकास जी, बेतुका क्वेश्चन लगने वाली बात नहीं है। लगने वाली बात जब मैं बार बार कह रही हूं इनकम यानी आय, प्राइस यानी कीमत, बस। तो अब इंडिविजुअल प्राइस और होल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या है मैम, ये पूछना। जब इनकम और आय का मतलब समझ में आ गया है तो उसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए वो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। स्पीडोमीटर में लगवा दूंगी, बात करती हूँ आज टेक्निकल टीम से। चलिए अब लास्ट क्लास वापस चलते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुड या टाइप्स ऑफ डिमांड की। लास्ट चैप्टर जो डिमांड एंड सप्लाई का था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। डिमांड एंड सप्लाई के टॉपिक का ही ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड यानी मांग के टाइप या वस्तु के टाइप। ओके अंकित जी पढ़ा चुकी हूं, लास्ट वीडियोस को दोबारा से गौर से देखें, आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके अब लास्ट क्लास से चलो वापस चलते हैं। कमेंट करना बंद करिए, मैं चलती हूँ लास्ट क्लास वापस। और लास्ट क्लास में हम बात करते हैं, हमने जब डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उस पर सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया था। कि बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, उनके मैंने न्यूमेरिकल करवाया था और उसका मैंने ग्राफ वगैरह बनवाया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ाया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कल हुआ था जिसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था, एक्सप्लेनेशन प्लस उसके ग्राफ प्लस उसके न्यूमेरिकल, कल ही हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंप्लीट किया था। अब आखिरी में डिमांड और सप्लाई के टॉपिक में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड या टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, यानी वस्तु के क्या टाइप्स होते हैं या मांग के क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स में या टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहली डिमांड के बारे में बात करते हैं, दैट इज नोन एज इनकम डिमांड। इनकम डिमांड हिंदी में इसे हम कहते हैं आय से मांग। इनकम डिमांड यानी आय से मांग, ठीक है। बिल्कुल फॉलो करता है उस उत्सव जी, बिल्कुल फॉलो करता है। चलिए अब ध्यान से देखिए इनकम डिमांड। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, आप सब जानते हैं अभी हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अच्छा व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड मतलब मैम जब प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है? जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, या जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं मैम? इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। ये पढ़ा था हमने, ओके। अब हम बात करते हैं इनकम डिमांड यानी आय से मांग। अब इनकम डिमांड मतलब क्या होता है? इनकम डिमांड मतलब जब आय का असर यानी जब इनकम चेंज होने का असर वह किसी भी इंडिविजुअल के मांग पे पड़ता है, यानी जब आय का बदलने का असर
वस्तु की मांग में पड़ता है, तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड। इनकम डिमांड यानी मेरी अगर इनकम चेंज होती है तो मेरी इनकम चेंज होने का असर मेरी मांग पर किस तरीके से पड़ेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड कहते हैं। अब इनकम डिमांड हम कहते हैं इसे, लेकिन अब इनकम चेंज होने का असर मेरी मांग पर किस तरीके से पड़ेगा? तो इनकम चेंज होने का असर मांग में, सबसे पहली चीज दिमाग से हटा दीजिएगा कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, या इनकम डिमांड मतलब होता है कि मैम जब आय ज्यादा होगी तो मांग ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, आय ज्यादा होती है तो मांग ज्यादा होती है, ये बात पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही भी नहीं है। इनकम डिमांड आय से मांग सिर्फ इतना कहता है कि जब आय बदलने का असर मांग में पड़ता है तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? इनकम डिमांड कहते हैं। अब ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड, हिंदी में कहते हैं सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड यानी सामान्य वस्तु, और एक को हम कहते हैं इंफीरियर गुड, हिंदी में इसको हम कहते हैं घटिया वस्तु। भाई, इनकम चेंज होने का असर मांग में किस तरीके से पड़ता है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं नॉर्मल और दूसरे को हम कहते हैं इंफीरियर, यानी सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु। अब पहले तो हम इसका मतलब समझ लें। सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड, यानी जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने के कारण उसकी मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और बाजार में वो वस्तुएं जिसके लिए मेरी मांग भी बढ़ जाए, या अगर मेरी इनकम कम होने के कारण मेरी मांग कम हो रही है, यानी अगर मेरी आय बढ़ने के कारण बाजार में वो वस्तुएं जिसके लिए मेरी मांग बढ़ जाए, या मेरी इनकम कम होने के कारण बाजार में वो वस्तुएं जिसके लिए मेरी मांग कम हो जाए, तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल गुड कहते हैं। यानी सामान्य वस्तु यानी नॉर्मल गुड वो गुड होता है जहां इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव यानी डायरेक्ट संबंध होता है। वहीं पर इन्फीरियर गुड कहता है कि जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर मांग कम होती दिखाई दे, या जब किसी व्यक्ति की इनकम कम होने से मांग बढ़ती हुई दिखाई दे, तो उस गुड को हम क्या कहेंगे? इन्फीरियर गुड कहेंगे। यानी इन्फीरियर गुड में इनकम, आय और मांग के बीच में उल्टा संबंध होता है, और नॉर्मल गुड में आय और मांग के बीच में सीधा संबंध होता है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल समझने के लिए मान लीजिए हमारे बाजार पर 3 तरीके के चावल या राइस मौजूद हैं। एक 100 रुपए किलो मिल रहा है, एक 50 रुपए किलो मिल रहा है और एक 25 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। मान लीजिए नॉर्मल और इंफीरियर गुड में समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारे बाजार पर मान लीजिए 3 तरीके के चावल मौजूद है। एक 100 रुपए किलो मिल रहा है, एक 50 रुपए किलो मिल रहा है और एक 25 रुपए किलो मिल रहा है। अगर मैं कह रही हूँ चावल तो चावल होता है, लेकिन यहाँ 3 रेट्स लिखे, यानी यहाँ पर किस चीज का अंतर है? यहाँ पर अंतर होता है क्वालिटी का। यहाँ पर किस चीज का अंतर है? यहाँ पर क्वालिटी का अंतर होगा। अच्छा, मान लीजिए मेरी इनकम फिलहाल 50,000 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी इनकम कितनी है इस टाइम? 50,000 रुपए है, और मेरी इनकम 50,000 होने पर मान लीजिए मैं ये 25 वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ। मेरी इनकम फिलहाल 50,000 रुपए है और मैं कितने वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ? 25 वाला चावल खरीद कर खा रही हूँ। हुआ ये कि मेरी इनकम बढ़कर हो गई 70,000। जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर 70,000 हुई, मैंने 70,000 इनकम होते ही ये 50 वाला चावल खाना शुरू कर दिया।
यानी मेरी इनकम जब 50,000 थी, मैं 25 वाला खा रही थी, मेरी इनकम बढ़कर 70,000 होने पर मैंने ये 50 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। अब इस जगह देखो ध्यान से, जब मेरी इनकम बढ़ी, जब मेरी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ने पर मैंने ये वाला चावल खाना छोड़कर ये वाला चावल खाना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैंने ये वाला चावल खाना छोड़कर ये वाला चावल खाना शुरू किया। यानी मेरी इनकम बढ़ने पर मैंने इस प्रोडक्ट की डिमांड को कम किया, क्योंकि मैंने खाना छोड़ा था, और इस प्रोडक्ट की डिमांड को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यानी मेरी इनकम बढ़ने पर इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई, तो ये मेरे लिए कौन सा गुड हो गया, इंफीरियर गुड। यहां पर देखिए, और अगर मेरी इनकम बढ़ने पर मैंने ये वाला प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया, तो फिर ये प्रोडक्ट मेरे लिए कौन सा गुड हो गया, ये नॉर्मल गुड हो गया, यानी सामान्य वस्तु हो गया। अच्छा ठीक है, अब मान लीजिए हुआ ये कि मेरी इनकम और बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। मेरी इनकम और बढ़कर कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। और जैसे ही मेरी इनकम 1 लाख रुपए हुई, मैंने क्या किया, मैंने ये 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी इनकम बढ़कर 1 लाख हुई और मैंने कौन वाला चावल खाना शुरू कर दिया, 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी और मैंने 100 वाला चावल खाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये मेरे लिए कौन सा गुड हो गया, नॉर्मल गुड हो गया, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ने पर मैंने इसकी डिमांड बढ़ा दी, तो ये गुड मेरे लिए कौन सा गुड हो गया, नॉर्मल गुड। और ये गुड मेरे लिए फिर कौन सा हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यही वाला चावल इस समय मेरे लिए नॉर्मल था। जब 50 से 70 में आ रही थी तो यहाँ पर ये नॉर्मल था, और जब 70 से 1 लाख पे आई तो यही चीज मेरे लिए क्या बन गया, इन्फीरियर गुड बन गया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी इनकम फिलहाल 50,000 रुपए है, और मैं रोजाना आप सबको स्कूटी से पढ़ाने आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी इनकम 50,000 रुपए है और मैं रोजाना आपको स्कूटी से पढ़ाने आती हूँ। मेरी इनकम बढ़ी, मैंने सोचा यार चलो कार खरीद ली जाए, और मैंने खरीद ली स्विफ्ट की कार। तो मेरे लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्विफ्ट, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ने पर मैंने स्विफ्ट की डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पर स्विफ्ट मेरे लिए क्या हो गया, नॉर्मल, और वहीं स्कूटी मेरे लिए क्या हो गया, इन्फीरियर हो गया। अच्छा मान लीजिए विकास जी मुझसे कहते हैं, यहाँ पर जो विकास जी हैं वो मुझसे कहते हैं मैम मेरे पास तो ऑलरेडी स्विफ्ट गाड़ी है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सियाज खरीदूंगा। मान लीजिए विकास जी की इनकम बढ़ गई और विकास जी ने सियाज खरीद ली, तो विकास जी के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, सियाज, क्योंकि विकास जी की जब इनकम बढ़ी तो उन्होंने सियाज की डिमांड बढ़ाई, तो विकास जी के लिए नॉर्मल क्या हो गया, सियाज। और विकास जी के लिए इन्फीरियर क्या हो जाएगा, विकास जी के लिए इन्फीरियर हो जाएगा स्विफ्ट। वहीं पर ध्यान से सोचो, मेरे लिए वही स्विफ्ट गाड़ी नॉर्मल थी और विकास जी के लिए वही स्विफ्ट गाड़ी क्या थी, इन्फीरियर थी। यानी हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी एक वस्तु किसी के लिए नॉर्मल तो वो किसी और के लिए इन्फीरियर बन सकती है। कोई एक चीज मेरे लिए अगर नॉर्मल है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सबके लिए भी यहाँ पर वो चीज नॉर्मल होगी। मेरे लिए नॉर्मल है, मे भी आप सबके लिए वो क्या हो जाएगी, इन्फीरियर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इन्फीरियर डिपेंड किस चीज पर करता है, इनकम पर करता है, और इनकम हर किसी की सेम नहीं होती। तो याद रखिएगा, कभी भी आप इसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कभी भी आप इन नॉर्मल और इन्फीरियर का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। बिल्कुल आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम अगर गाड़ी मर्सिडीज है तो वो नॉर्मल है। नहीं, गाड़ी अगर मर्सिडीज है तो वो कुछ के लिए नॉर्मल है और वो कुछ के लिए इन्फीरियर है। गाड़ी अगर मर्सिडीज है तो वो कुछ के लिए क्या है, नॉर्मल, और कुछ के लिए क्या है, इन्फीरियर है। क्यों? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द मैम इनकम ऑफ इंडिविजुअल, आय के ऊपर निर्भर करता है ना कि क्या नॉर्मल है और क्या इन्फीरियर है।
जब मैंने यहां पर अपना एग्जाम्पल दिया था तो मैंने आपको यह समझाया था कि आज कोई चीज मेरे लिए नॉर्मल है तो कोई जरूरी नहीं है सारी जिंदगी वो नॉर्मल है। कुछ समय बाद वही चीज मेरे लिए क्या हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और इंफीरियर डिपेंड करता है व्यक्ति की आय पर, बिल्कुल इंडिविजुअल व्यक्ति की आय पर। अगर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर उसकी मांग प्रोडक्ट के लिए बढ़ रही है तो वो नॉर्मल, और अगर घट रही है तो वो क्या है, इंफीरियर। और ये इसीलिए इनकम डिमांड हमेशा क्वालिटी के नजरिए से ही पढ़ा जाता है। हम कभी भी आय से मांग को क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के नजरिए से पढ़ते हैं। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो ये था आप सबके लिए इनकम डिमांड। यानी सिंपल बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि इनकम से डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन हमेशा नहीं होता। इनकम से डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन तब होगा जब गुड नॉर्मल होगा, और इनकम से डिमांड का नेगेटिव रिलेशन तब होगा जब वो गुड क्या होगा, इन्फीरियर होगा। समझ में आ गया सबको अच्छी तरीके से? तो ये था आपका इनकम डिमांड यानी आय से मांग। अब हम बात करते हैं, हाँ जी, अब हम यहां पर बात करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉस डिमांड। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस डिमांड की। क्रॉस डिमांड यानी हिंदी में से हम कहते हैं विपरीत मांग। इंडिविजुअल ही चेक किया जाता है, क्वालिटी के नजरिए से चेक किया जाता है। नॉर्मल में इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, बिल्कुल सही बात है विकास जी। दीजू दी गुड नहीं गुड्स होता है, ठीक है, आपने बता दिया, मैंने याद कर लिया। क्वालिटी एंड डिपेंड्स अपॉन इनकम, गौरव जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल विजय जी, सेम पर्सन के लिए नॉर्मल भी हो सकता है, इंफीरियर भी हो सकता है, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। अब बात करते हैं क्रॉस डिमांड। हिंदी में से हम कहते हैं विपरीत मांग। क्रॉस डिमांड यानी विपरीत मांग। अब व्हाट इज क्रॉस डिमांड यानी विपरीत मांग हम किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनना स्टार्ट करिए। विपरीत मांग कहती है कि जब मार्केट में दो प्रोडक्ट मौजूद हो, ए और बी, यानी ए और बी कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, दो प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, एक है ए और दूसरा क्या है, बी। तो विपरीत मांग कहता है कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने का असर दूसरे प्रोडक्ट की मांग में पड़ रहा है तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस डिमांड। क्या कहा जा रहा है कि अगर एक वस्तु की कीमत चेंज होने का असर दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ रहा है तो इन दोनों के बीच के संबंध को हम कहते हैं विपरीत मांग यानी क्रॉस डिमांड। अच्छा याद करिए, एक वस्तु की कीमत बदलने का असर उसी की मांग में पड़ रहा है, तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड था। यानी फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये पेन है, भाई मैं बैठी हूं, आप सबको दिखूंगी नहीं, थोड़ी देर तक सुन लीजिए। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन का प्राइस बढ़ने का असर अगर इसी की मांग पर पड़ रहा है तो ये हमारे लिए कौन सा गुड हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। यानी अगर इसका प्राइस बढ़ने का असर इसी की मांग में पड़ रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया। अगर इसके प्राइस चेंज होने का असर किसी दूसरी वस्तु की मांग में पड़ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, विपरीत मांग कहेंगे। अब समझ में आया लॉ ऑफ डिमांड और विपरीत मांग के बीच का अंतर? हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं इसका प्राइस चेंज होने का असर इसकी मांग में पड़ रहा है।
इसका प्राइस चेंज होने का असर इसकी मांग में पड़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। बिना किसी संबंध के क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है? नहीं। क्या कभी आपने सुना है ऐसा कि यार आज कार का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने चॉकलेट खरीदना कम कर दिया? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, क्योंकि कार और चॉकलेट के बीच में कोई संबंध नहीं है ना। और इसीलिए विपरीत मांग यानी क्रॉस डिमांड का वैलिड होने के लिए हमें इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच पर कोई ना कोई संबंध इस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो इन दोनों के बीच के संबंध को हम क्या कहेंगे? तो एक को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड, हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। हिंदी में क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, हिंदी में इसे हम कहते हैं संपूर्ण वस्तुएं। क्या कहते हैं? संपूर्ण वस्तुएं। यानी अगर ए और बी में कोई भी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री में से कोई रिलेशन है तो ए के प्राइस चेंज होने का असर बी की मांग में पड़ेगा। और वो रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन या तो सब्स्टिट्यूट होगा और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी या तो स्थानापन्न होगा या फिर क्या होगा? संपूर्ण होगा। तो अब यहाँ पर इनके बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव रिलेशन है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट स्थानापन्न वस्तुएं सब जानते हैं। ए के बदले जब बी इस्तेमाल हो या बी के बदले जब ए इस्तेमाल हो, जैसे कि चाय कॉफी, जैसे कि अमूल और मदर डेयरी, जैसे कि मैगी और यिप्पी, ये सब हमारे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम ए के बदले क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? बी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं टी और कॉफी, यानी चाय और कॉफी के बारे में बात करते हैं। टी और कॉफी, तो टी और कॉफी के बीच में क्या संबंध है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसके लिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग चाय खरीदना क्या कर देंगे? कम। लोग चाय खरीदना क्या कर देंगे? कम। मान लीजिए चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग चाय खरीदना क्या कर देंगे? कम कर देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अच्छा ध्यान से सोचिए, लोग चाय कम खरीद रहे हैं और चाय के बदले में इस्तेमाल करते हैं कॉफी, तो कॉफी की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी ए और बी अगर सब्स्टिट्यूट है तो हमेशा इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा। यानी अगर चाय का प्राइस बढ़ता है तो लोग चाय खरीदना कम कर देते हैं और चाय के बदले में इस्तेमाल करते हैं कॉफी, तो मार्केट में कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी चाय और कॉफी के बीच में कैसा संबंध हो गया? पॉजिटिव संबंध हो गया। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये चाय कॉफी का। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी संपूर्ण वस्तुएं, यानी ए और बी दोनों साथ में इस्तेमाल करना जरूरी है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, जैसे कि पेन और इंक। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कार और पेट्रोल, यानी हम कार और पेट्रोल को साथ में इस्तेमाल करते हैं। हमारी कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती और पेट्रोल बिना गाड़ी के नहीं भाग सकता, यानी हमें कार और पेट्रोल दोनों को क्या इस्तेमाल करना है? साथ में इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कार और पेट्रोल के बीच में कैसा रिलेशन है। तो मान लीजिए कार का प्राइस बढ़ जाए, मान लीजिए कार का प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए। जैसे ही कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार खरीदना क्या कर देंगे? कम। जैसे ही कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कार खरीदना क्या कर देंगे? कम। और कार के में ही इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल। जब लोग कार ही खरीदना कम कर देंगे तो पेट्रोल खरीदकर हमको खुद पर तो आग लगानी नहीं है, क्योंकि भाई हम अपनी कार पर ही तो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए
कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच में कैसा है, और नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है निकी जी, बिल्कुल इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, तभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता तो इमेजिनरी कंडीशन हो जाती। जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है तभी किताबों में लिखा जाता है। ठीक है, तो विजय जी मौसम का इफेक्ट तो पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, पड़ता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक याद करिए, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था सिट्रस पेरिबस, यानी हमें हर जगह क्या मान के चलना है, सिट्रस पेरिबस। और सिट्रस पेरिबस यानी बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। बाकी सारे फैक्टर्स को हमें क्या मानना है, कांस्टेंट मानना होगा। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको 4 प्रोडक्ट्स अभी पढ़ाए हैं। इनकम डिमांड में 2 प्रोडक्ट बढ़ाए हैं, नॉर्मल और इंफीरियर, और क्रॉस डिमांड में 2 प्रोडक्ट बढ़ाए हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। तो ये 4 वस्तुएं हो गई। अब यहाँ पर हम 5वीं तरीके की वस्तु पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं गिफन गुड्स। हिंदी में इसे हम गिफन वस्तु ही कहते हैं, क्योंकि गिफन इनको देने वाले व्यक्ति का नाम था और उन्हीं के नाम पर ये वस्तु का नाम पड़ा गिफन गुड। ठीक है, तो गिफन वस्तु। अब हम बात करते हैं गिफन वस्तु की। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं थक गई हूँ। आप सब जानते हैं कि इस टाइम मेरा फास्ट चल रहा है, तो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक कि आप ये सब लिखिए, फिर हम ब्रेक के बाद जो है गिफन वस्तु पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ओके आप सबके कमेंट्स पे पढ़ रही थी बैठे बैठे, थैंक यू सो मच। अनुराधा जी कोई बात नहीं, लेट हो गया, स्ट्रीम करके वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ओके तो चलो अब गिफन वस्तुओं की बात करते हैं हम, ठीक है। ये तो सब तो लिख ही लिया होगा आप लोग ने, तो इसे मिटा देती हूँ मैं। नहीं निरंजन जी, छुट्टी नहीं दिया जाएगा। छुट्टी क्यों दिया जाएगा, पढ़िए पूरा। गिफन वस्तुएं, ओके बहुत अच्छी बात है, साथ साथ नोट करने से आप ही लोग को बहुत फायदा रहेगा। चलिए गिफन वस्तुओं की बात करते हैं। गिफन गुड्स क्या है, ठीक है। व्हाट इज गिफन गुड्स? तो सबसे पहली चीज, गिफन गुड्स को हम इनकम और प्राइस दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं, यानी आय और कीमत जब दोनों बदलती हैं तभी गिफन गुड्स आ सकता है। यानी आय और जब कीमत बदलती हैं तो इन दोनों के बदलने पर हम जो है गिफन गुड्स को लेते हैं, ठीक है। गिफन गुड्स का सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ इनकम और प्राइस दोनों का बदलना जरूरी है, ठीक है। गिफन गुड्स में इनकम और प्राइस दोनों का बदलना क्या होता है, जरूरी होता है। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड के नजरिए से देखा जाए, ये हमेशा हमें एग्जाम्पल्स देखना पड़ेगा। अगर लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नजरिए से देखा जाए तो मांग के नजरिए से गिफन गुड्स को हम एक्सेप्शन मानते हैं लॉ ऑफ डिमांड का। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमसे क्या कहता था, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा, यही कहता था ना। तो गिफन गुड उसका एक्सेप्शन है, गिफन गुड उसका क्या है, एक्सेप्शन है। यानी ये हमसे कहता है अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग बढ़े तो उसे हम क्या कहेंगे, गिफन गुड्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा, गिफन गुड्स को लॉ ऑफ डिमांड के नजरिए से हम लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन मानते हैं। यानी जब प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाए और प्राइस कम होने से डिमांड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो हमारे लिए कौन सा गुड कहलाएगा, गिफन गुड्स कहलाएगा। दूसरा, अगर इसे हम इनकम डिमांड यानी आय से मांग के नजरिए में पढ़ते हैं तो इनकम डिमांड के नजरिए से इंफीरियर इज ऑल्सो नोन एज गिफन गुड्स। यानी ये चीज हमको हमेशा उससे देखनी पड़ेगी, ऑप्शन से। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन जैसे क्वेश्चन आया व्हाट इज गिफन गुड, क्वेश्चन आया व्हाट इज गिफन गुड, तो अगर ऑप्शन में आप प्राइस और डिमांड का ऑप्शन देख रहे हो, यानी प्राइस और डिमांड से ऑप्शन देख रहे हो, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाती है, तो ये हमारे लिए कौन सा गुड कहलाएगा, गिफन गुड्स कहलाएगा, ठीक है। और अगर आप जो है इनकम डिमांड के नजरिए से पढ़ते हैं तो इनकम डिमांड के नजरिए से इंफीरियर इज ऑल्सो नोन एज गिफन गुड। यानी इनकम बढ़ने से जब मांग कम हो या इनकम कम होने से जब मांग बढ़ जाए तो इंफीरियर को भी, और इनकम डिमांड के नजरिए से इंफीरियर यानी घटिया वस्तु को ही हम क्या कहते हैं, गिफन गुड्स कहते हैं। क्लियर है सबको? तो अब इसका एग्जाम्पल लेने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल हमको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्शन हैं और 1 रुपए में 15 रुपए का बाजरा मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 3 सेक्शन हैं, एक जगह 15 रुपए का बाजरा मिल रहा है,
15 रुपए किलो बाजरा मिल रहा है, खाने की चीज, सब जानते हैं बाजरा क्या होता है। 25 रुपए का गेहूं मिल रहा है, ठीक है, और एक जो है 50 वाला भी गेहूं मिल रहा है, ठीक है। यानी 15 रुपए वाला एक बाजरा है, 25 का गेहूं है और 50 का भी गेहूं है, ठीक है। अब मान लीजिए हम 3 सेक्शंस डिवाइड करते हैं। हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम फिलहाल कुछ भी है, वो फिलहाल ये 15 रुपए वाला बाजरा खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूं वो सेक्शन ए है, तो ए सेक्शन के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम फिलहाल जो कुछ भी है वो 15 रुपए वाला बाजरा खरीद कर खा रहे हैं। बी सेक्शन वाले जितने लोग हैं उनकी इनकम फिलहाल कुछ भी है, वो 25 वाला गेहूं खरीद कर खा रहे हैं। और सी ग्रुप वाले जितने लोग हैं उनकी इनकम जो भी है वो फिलहाल 50 वाला गेहूं खरीद कर खा रहे हैं। यानी ये ए 15 रुपए वाला खा रहे हैं, बी जो है 25 वाला खा रहे हैं और सी वाले 50 वाला खा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, गिवन गुड्स के वैलिड होने के लिए इनकम और प्राइस दोनों का बदलना जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट में डिप्रेशन का माहौल आ गया, मान लीजिए मार्केट में डिप्रेशन का माहौल आ गया, डिप्रेशन का माहौल आ गया। तो डिप्रेशन क्या था ये तो आप सबको याद है, जब हमारी जेबों से पैसा कम होने लगे और चीजें क्या होने लगे, महंगी। याद है डिप्रेशन मैंने बढ़ाया था, जब हम सब के जेबों में पैसा कम हो जाए, यानी हमारी इनकम कम हो जाए और बाजार में चीजें क्या बिकने लगे, महंगी बिकने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, गिवन गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, मान लीजिए हम सब के जेबों में पैसा कम हो गया, यानी ए सेक्शंस की भी इनकम कम हो गई, बी की भी इनकम कम हो गई और सी सेक्शन के जितने लोग थे उनकी भी इनकम क्या हो गई, कम। और ऊपर से ये महंगा हो गया। मान लीजिए अब 15 रुपए वाला बाजरे की कीमत बढ़कर हो गई 25 रुपए, यानी बाजरे की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 25। 25 वाले गेहूं की कीमत बढ़कर हो गई 30, और ये जो 50 वाला गेहूं है ये इस टाइम 70 रुपए में बिक रहा है। यानी एक तो तीनों सेक्शन की इनकम कम हो गई और जो चीजें थी वो बाजार में क्या हो गई, महंगी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये ए सेक्शन वाले लोगों की बात करें तो ये बेचारे पहले भी गरीब थे, ये बेचारे पहले भी क्या थे, गरीब थे, और गरीबी में 15 रुपए वाला बाजरा खा रहे थे। अब तो ये और गरीब हो गए हैं, अब ये क्या हो गए, और गरीब। लेकिन अगर इनको अपना पेट भरना है तो इनको तो अभी भी बाजरा ही खाना पड़ेगा ना, क्योंकि बाजरा से सस्ता तो कोई चीज मार्केट में मौजूद ही नहीं है। अगर इनको अभी भी अपना पेट भरना होगा तो भले ही इनकी इनकम कम हुई है तो ये बाकी चीज का कंजम्पशन रोक कर खाने पीने में खर्चा करेंगे और अभी भी बाजरा खाएंगे। यानी इस 25 वाले बाजरा में ए सेक्शन अभी भी बाजरा खा रहा है, क्योंकि उनकी इनकम तो कम हो गई लेकिन उनके पास और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं है, और उनको अगर पेट भरना है तो यही खाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ इनकी बात करते हैं। बी सेक्शन के जितने लोग थे वो पहले अपनी इनकम पर 25 वाला गेहूं खा रहे थे, लेकिन अब इनकी इनकम कम हो गई, प्लस 25 का गेहूं कितने का बिकने लगा, 30 का। तो अब तो ये गेहूं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना, अब ये गेहूं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अब ये बी वाले सेक्शन भी किस में शिफ्ट हो जाएंगे, बाजरा में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी बाजरा को बी वाला ग्रुप भी खा रहा है। अब ध्यान से देखो, जब बाजरा 15 रुपए का बिक रहा था तो सिर्फ एक ही सेक्शन खा रहा था जो कि ए था। अब जब बाजरा 15 की जगह 25 का बिकने लगा तो ए तो खा ही रहा है, साथ साथ बी सेक्शन ने भी बाजरा को खाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में महंगाई आई, चीजें महंगी हुई, प्लस उनकी इनकम क्या हो गई, कम। तो 15 रुपए वाले बाजरा में तो ए खा रहा था, 15 से बढ़कर प्राइस 25 हुआ तो ए प्लस बी खाने लगा। यानी बाजरा में जैसे ही प्राइस बढ़ा तो बाजरा की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, और इसीलिए बाजरा को हम गिवन गुड्स कहेंगे, और इसीलिए हम बाजरा को क्या कहेंगे, गिवन गुड्स कहेंगे।
नॉर्मल स्थिति में बाजरा गिफन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल स्थिति में अगर इनकम और डिमांड साथ साथ चेंज नहीं हो रही तो गिफन गुड नहीं होगा। हमको गिफन गुड्स को वैलिड करने के लिए आय और मांग दोनों का बदलना जरूरी है। तो अब दोनों डिप्रेशन के माहौल में बदलती हैं, तो डिप्रेशन आने पर बाजरा गिफन गुड्स की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? यानी एग्जाम, भाई क्या बताऊं मैं, बच्चे भी ना, रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं उन सबके। मैम इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। शिवम जी, जितना मैं पढ़ा रही हूँ बैंकिंग में इतना ये को नहीं आता, तो ये बैंकिंग, ये जो आप एग्जाम दोगे को इसमें हद से ज्यादा मैं पढ़ा रही हूँ और उससे बहुत कम बैंकिंग में आएगा। दूसरी चीज, जितेंद्र जी 2 जून से पहले मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि 2 जून से पहले जो है खत्म हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं। गिफन गुड्स में कहा गया कि गिफन गुड्स में इनकम और डिमांड का चेंज होना जरूरी है। इनकम डिमांड के नजरिए से इंफीरियर को ही हम गिफन कहते हैं, और प्राइस डिमांड के नजरिए से हम जो है प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन गिफन को मानते हैं। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। 5 तरीके के गुड बढ़ाए हैं मैंने, नॉर्मल, इंफीरियर, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड गिफन गुड्स। नहीं अजय जी, ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, ये सस्ती चीजों की तरफ लोगों का शिफ्ट होना हुआ। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इसे नोट कर लीजिए, सबके सब इसे नोट करिए। थैंक यू जिशान जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, जितना बच छूटेगा आप उसको स्ट्रीम करके दोबारा से देख लीजिएगा। नहीं, सब गिफन में शिफ्ट होंगे, बिकॉज जो है ना, अब अंकित जी कोई बात नहीं, अब सो जाओ, मैंने मना थोड़ी ना किया। नो अश्विनी जी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक पे करंट सिचुएशन पर कोई चीज गिफन की तरह काम करेगी, नहीं हो सकता, क्योंकि गिफन एक्सेप्शन के केस में ही होता है जब इनकम और डिमांड दोनों को चेंज होना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो ये हो चुका आपका गिफन गुड, और इसके साथ आपका डिमांड और सप्लाई का टॉपिक फिनिश होता है। इसके साथ आपका डिमांड और सप्लाई का चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की आज स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग, डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक आप सबके लिए। हिंदी में इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन।
ठीक है, चलो ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर हम 5 ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। अब ध्यान से यहां सुनिएगा, 5 में 3 ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको लिखकर नोट्स में दिए, 2 ऑर्गेनाइजेशन मैं नए पढ़ाऊंगी जो नोट्स में नहीं होंगे, ठीक है। 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा जाएगा, 5 में 3 आपके नोट्स पर लिखे हैं, लेकिन 2 ऑर्गेनाइजेशन मैं नए पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब 5 ऑर्गेनाइजेशन ध्यान से सुनिए, एक होगा वर्ल्ड बैंक, दूसरा होगा IMF, तीसरा होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा होगा ब्रिक्स BRICS और 5वां होगा यूनाइटेड नेशन। 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, तीसरा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, चौथा मैं पढ़ाऊंगी ब्रिक्स और 5वां मैं पढ़ाऊंगी यूनाइटेड नेशन यानी UN। श्रेया जी थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप सब मेरा इतना कंसर्न रख रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 आवर की क्लास है तो मैं पढ़ा रही हूँ और इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ा रही हूँ ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना हो और आप सबकी भी क्लास का कोई डिले ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ा रही हूँ। तो बीच में बच्चे कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है, मैं कह रही हूँ सो जाओ, ठीक है। पंकज जी थैंक यू सो मच। तो चलो अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हम ये 5 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड बैंक, IMF, ब्रिक्स एंड यूनाइटेड नेशन। ये 3 आपके नोट्स में मौजूद हैं और ये दोनों मैं नए पढ़ाऊंगी, ये नोट्स पर नहीं लिखे हैं तो इसको मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगी, तो आप सब अपने साथ रिटर्न कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर जब इसको समझाऊंगी तो उसको बोर्ड में पूरा अच्छी तरीके से रिटर्न कर दूंगी, तो आप सब अपने नोट्स पर ऐड कर लेना और इसमें लिख लेना, ठीक है। सब इसी में पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ाया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा इसमें, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कोर्स पढ़ाऊं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। विकास जी, गिफन गुड्स का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। चलिए ध्यान से देखिए, प्राइस और ये डिमांड है, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। तो अब जैसे मान लो 100, 200, 300, 400 यहाँ पर डिमांड है, शुरुआत यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई और फिर यहाँ हुई, चारों को जोड़ दो तो ये हमारे लिए क्या है, गिफन गुड्स का कर्व। और कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। कभी पूछा जाए कर्व ऑफ गिफन गुड तो उसमें क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। ओके चलो अब ध्यान से देखिएगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक बना था ब्रेटन वुड्स मीटिंग 1945 के सुझाव से। ब्रेटन वुड्स मीटिंग 1945। अब ये ब्रेटन वुड्स 1945 क्या है, तो याद रखना ब्रेटन वुड्स एक जगह है यूएसए में। ब्रेटन वुड्स एक जगह है यूएसए में जहां वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब कंप्लीट हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब कंप्लीट होने के बाद कुछ देशों ने आपस में मिलकर ब्रेटन वुड्स 1945 में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी जिसको हमने कहा था ब्रेटन वुड्स मीटिंग 1945। और इस मीटिंग को लाने का मकसद क्या था, ब्रेटन वुड्स मीटिंग 1945 को लाने का मकसद ये था, मीटिंग करने का मकसद ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम बहुत सारी इकोनॉमीज थी जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अगर हम उन्हें कोई एक्सटर्नल हेल्प
या हम कोई एक्सटर्नल लोन प्रोवाइड नहीं करते तो वो इकोनॉमी कभी से दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाती। यानी वो जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई थी, वो मीटिंग इसलिए ऑर्गेनाइज करी गई थी कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो हमें उन देशों को मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। और इसीलिए इसी मीटिंग के रिकमेंडेशन पर, इसी ब्रेटन वुड्स 1945 के मीटिंग के रिकमेंडेशन पर हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का रिकमेंडेशन दिया। एक का नाम पड़ा वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम पड़ा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्विन ऑर्गेनाइजेशन यानी जुड़वा संगठन के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF जुड़वा संगठन, ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, क्यों ट्विन ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि दोनों एक ही मीटिंग के रिकमेंडेशन पर 1945 पर बनाया गया था। और आप जब पढ़ेंगे नोट्स को तो आप ये देखेंगे कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सारे फीचर एक दूसरे से मिलते हुए हैं। कुछ डिफरेंस है लेकिन लगभग सारे फीचर एक दूसरे से क्या है, मिलते हुए हैं। तो अब सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ से हुई? ब्रेटन वुड्स 1945 के सुझाव से हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड बैंक की स्थापना यानी एस्टैब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 में करी गई। वर्ल्ड बैंक कब बनाया गया? 27 दिसंबर। ब्रेटन वुड्स 1945 के सुझाव से 27 दिसंबर 1945 पर बनाया गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC पर। जब वर्ल्ड बैंक शुरू हुआ था तो वर्ल्ड बैंक से शुरुआत में 44 देश जुड़े थे। शुरू उनको किया था 44 देशों ने मिलकर, लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक से 189 देश जुड़े। अभी अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक से कितने देश जुड़े हैं? 189 देश जुड़े हैं। जिसका सबसे आखिरी मेंबर यानी वर्ल्ड बैंक का सबसे आखिरी मेंबर कौन है? तो वर्ल्ड बैंक का सबसे आखिरी मेंबर जोड़ा गया नॉरो। नॉरो एक आइलैंड है छोटा सा जो पैसिफिक ओशन पर है, जो कि वर्ल्ड बैंक से सबसे लेटेस्ट यानी 189th मेंबर बनाया गया। क्लियर है? पहली चीज क्या बताई? ब्रेटन वुड्स सुझाव से बना, 27 दिसंबर 1945 में बना। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC पर है। इससे शुरुआत में 44 देश जुड़े थे, लेकिन अभी कितने जुड़े हैं? 189 देश जुड़े हैं। जिसका सबसे आखिरी देश कौन सा है? नॉरो। नॉरो एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन का, जो कि वर्ल्ड बैंक से सबसे आखिरी में जोड़ा गया। अच्छा, वर्ल्ड बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं IBRD। वर्ल्ड बैंक एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज IBRD। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, क्या नाम है? अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनः निर्माण और विकास के लिए, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनः निर्माण और विकास के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद क्या है? वर्ल्ड बैंक का मेन मकसद होता है सामाजिक विकास। वर्ल्ड बैंक ज्यादातर जितना भी काम करता है वो सामाजिक विकास के लिए करता है, यानी सोशल डेवलपमेंट के लिए करता है। यानी एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी को हटाने के लिए कौन लोन देता है? एजुकेशन सेक्टर्स के लिए कौन लोन देता है? तो याद रखना, समाज के कल्याण या सामाजिक विकास के लिए जो कुछ भी लोन प्रोवाइड किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यानी वर्ल्ड बैंक देशों के कौन सा विकास करता है? सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड बैंक हमेशा लोगों को या
कंट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। वर्ल्ड बैंक छोटे समय के लिए कभी लोन नहीं देता, वर्ल्ड बैंक हमेशा लॉन्ग टर्म लोन देने का काम करता है। अब वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक से 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन और जुड़े। यहां पर ध्यान से देखें, वर्ल्ड बैंक से 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन और जुड़े हैं, जिसमें से सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन जुड़ा है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी, जो कि 1956 में जोड़ा गया। दूसरा इससे जुड़ा है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो 1960 में जोड़ा गया। तीसरा इससे जुड़ा है ICSID, यानी फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो कि 1966 में जोड़ा गया। और चौथा इससे जुड़ा है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 पर जोड़ा गया। यानी वर्ल्ड बैंक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड बैंक 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर बना, जिसमें से एक है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, दूसरा IDA, तीसरा ICSID और चौथा है MIGA। और सबके आगे मैंने उसका एस्टैब्लिशमेंट लिख दिया। और इन चारों का भी हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी पर है। इन चारों का भी हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी। अब ये देखो ध्यान से, आईडीए, आईडीओ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहां से, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो कौन कहलाता है? आईडीए। अब सॉफ्ट विंडो मतलब, देखो वर्ल्ड बैंक देशों के सामाजिक विकास के लिए काम करता है ना, तो सामाजिक विकास के लिए वो देशों को कभी कभी उनके गरीबी को हटाने के लिए उन्हें ब्याज मुक्त लोन देने का भी काम करता है। वर्ल्ड बैंक देशों से गरीबी को दूर करने के लिए उनको कभी कभी ब्याज मुक्त लोन देने का भी काम करता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो ब्याज मुक्त लोन है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आईडीए देता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ब्याज मुक्त लोन कौन देता है? आईडीए। और इसीलिए वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो कौन कहा जाता है? आईडीए। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो कौन कहा जाता है? आईडीए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक लोन कैसे देते? वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहां से आता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा यही 189 देश देते हैं जो कि इनसे जुड़े हैं। हर देश अपनी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वर्ल्ड बैंक में कुछ कंट्रीब्यूट करने का काम करता है और इसी कंट्रीब्यूशन से वर्ल्ड बैंक के पास पैसा आता है और इसी पैसों से वो दूसरे देशों को लॉन्ग टर्म या सामाजिक विकास के लिए लोन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने वर्ल्ड बैंक आपको क्या क्या समझाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, ध्यान से देखिएगा। मैं बैठ के बोल रही हूं, आप बोर्ड पे देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, ब्रेटन वुड्स 1945 के रिकमेंडेशन में बनाया गया। ब्रेटन वुड्स एक जगह है यूएसए में जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड कंप्लीट होने के बाद ये मीटिंग रखी गई थी और इसी के अकॉर्डिंग हमने देशों के सामाजिक विकास के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया। वर्ल्ड बैंक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम IBRD कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में करी गई। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में करी गई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। शुरुआत में 44 देश थे और अभी इससे 189 मेंबर जुड़े हैं। वर्ल्ड बैंक से 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जुड़े हैं। इंडिया की जहां तक बात करी जाए, इंडिया वर्ल्ड बैंक से शुरुआत में जुड़ा था लेकिन एक टेम्परेरी मेंबर की तरह। इंडिया इसमें शामिल था लेकिन एक टेम्परेरी मेंबर की तरह। इंडिया ने
MIGA 1988 में बना ना, 1988 में जब MIGA बना तो इंडिया ने MIGA को 1994 में ज्वाइन किया, और जब इंडिया ने 1994 में MIGA को ज्वाइन किया तो 1994 में इंडिया एक परमानेंट मेंबर बन गया वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। यानी कभी पूछा जाए इंडिया शुरुआत में था तो हाँ था, लेकिन टेम्परेरी मेंबर था। तो इंडिया परमानेंट मेंबर कब बना, तो इंडिया परमानेंट मेंबर बना 1994 में, ठीक है। इंडिया परमानेंट मेंबर कब बना, 1994 में। समझ में आ गया सबको? तो ये था वर्ल्ड बैंक, आपके सामने लिख दिया मैंने, ये था वर्ल्ड बैंक। बाकी के बचे 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब आपकी नेक्स्ट हफ्ते लगेगी, थर्सडे लगेगी। थर्सडे फ्राइडे मैं हफ्ते में 2 क्लासेस आपको कंफर्म दूंगी, थर्सडे फ्राइडे। नेक्स्ट थर्सडे आपकी क्लास इंशाल्लाह लगवाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें 4 बचे हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास हमने फिर से इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गुड्स या टाइप्स ऑफ डिमांड, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ा, और इसमें हमने वर्ल्ड बैंक को कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया। बचा IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। अब नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।